अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और लाहौर के कैफ़े में मौजूद हैं। योम पाकिस्तान आप अपनी स्क्रीनों पे तो देख रहे हैं, मनाया जा रहा है, परेड हुई है, सब कुछ देखा आपने। माहौल क्या है, पाकिस्तानियों में एक जोश है, एक जज्बा है इस दिन को लेके। लाहौर के कैफ़े में हमारे साथ पाकिस्तान की मारूफ हस्तियां मौजूद हैं और इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है पाकिस्तान यूथ कम्युनिटी के नौजवानों ने। और वो मारूफ हस्तियां आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं, मेरे साथ औरिया मकबूल जान साहब मौजूद हैं। तो मीर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा, इस दिन को योम पाकिस्तान की अहमियत क्या है, आप कैसे देखते हैं इस दिन को? देखें, अहमियत एक तो वह एक तारीखी अहमियत में बयान कर दूं, और जो बहुत आसान है कि 23 मार्च को पहली बार सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने फैसला किया कि उन्होंने अलग वतन बनाना है, और वो भी सिर्फ उसका बीज डाला, पूरा पौधे की शक्ल में उस दिन भी शायद नमूदार नहीं हुआ। हिंदू प्रेस ने कह दिया कि ये जो करारदाद लाहौर है ये पाकिस्तान करारदाद पाकिस्तान है, और उसको पाकिस्तान का नाम भी शायद गालबन उसी दिन इसका पड़ गया था जिस दिन ये करारदाद पास हुई थी। बात ये थी कि एक पूरी कहानी है, एक लंबी तारीख है। मैं लंबी बात इसलिए नहीं पढ़ूंगा, मेरे ख्याल में और या पहले इस पर ज़्यादा बेहतर तौर पर बात करेंगे। अगर मैंने शुरू कर दिया कायद आज़म के उस फिक्रे से कि पाकिस्तान उस दिन वजूद में आ गया था जिस दिन पहला शख्स यहाँ मुसलमान हुआ था। उन्होंने ये नहीं कहा जब पहले मुसलमान ने इस सरजमीन पर कदम रखा था। ये बात अच्छी तरह गौर कर लीजिए, ये नहीं कहा था कि पहले मुसलमान ने इस सरजमीन पर कदम रखा था। कब्जे का नाम पाकिस्तान बनना नहीं था। मुसलमानों की आमद से जब यहाँ एक तहजीबी तब्दीली आई, बकौल उनके पहले शख्स मुसलमान हुआ। दूसरे लफ्ज़ों में जिसने एक नया नज़रिया कबूल किया, या ज़्यादा करें तो एक नई तहजीब को एक्सेप्ट किया, या नया दीन एक्सेप्ट किया, अगर आसान लफ्ज़ों में कहते हैं तो उसका आगाज़ पाकिस्तान था। बड़े बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में इसको उन्होंने बयान किया। अच्छा, इसमें बिल्कुल हमारी 1000 साल की एक जद्दोजहद है, स्ट्रगल है, मुसलमानों ने कैसे गुजारा करना है। पहले दिन जो सवाल पेश आया था वो आज भी हमें दरपेश है। उस वक्त इस सवाल का मतलब ये था कि हमारे हिंदू से ताल्लुकात कैसे होंगे। आज इस सवाल का मतलब ये है, और आप देख रहे हैं कि यही मतलब है, कि हमारे हिंदुस्तान से ताल्लुकात कैसे होंगे। एक ही सवाल था। उस वक्त जब मुसलमान आए तो मुसलमानों ने बड़ी रवादारी का मुजाहरा किया। पूछा कि भी इनकी इबादत गाहें हैं। जब हजूर मक्का फतह किया था तो उन्होंने तो सारी इबादत गाहें मुशरकों के बुत गिरा दिए थे, यहाँ क्या किया जाए। दमिश्क उस वक्त हमारा कैपिटल था, वहाँ से फतवा आया, इस्तिसवाब कह लीजिए, या कंसेंसस के साथ उलमा ने यह फैसला दिया, कुछ कह लीजिए, कि ये मुशाबे अहले किताब हैं, इन्हें मुशरिकीन मक्का की तरह कत्ल नहीं करो, इनके बुतखानों को मिसमार नहीं करो, बल्कि ये है कि इनकी बुतखानों की हिफाजत करो, सिर्फ शादी ब्याह के रिश्ते इनसे कायम ना करो। ये पहला फैसला था। अच्छा, मैं फिर एक तरतीब बयान किया करता हूँ आम तौर पर कि ये क्या, कैसे हम गुजरे, कैसे उस पर आए। वो कहते हैं ना जी, कवाली के जरिए इस्लाम फैला दिया। तो भाई उस वक़्त हमें कोई डर नहीं था। ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती या बाबा फरीद शक्कर या निज़ामुद्दीन औलिया थे, ये कोई सिर्फ ये नहीं था कि मौलवी किस्म के सूफी लोग थे, अल्लाह अल्लाह करते थे, जोगियों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। ये जीनियस थे अपने अहद के। इन्होंने देखे, अगर खानकाही निज़ाम बनाया था तो उसकी एक बड़ी तरतीब थी। अच्छा, इन्होंने देखा कि ये मौसीकी के रसिया हैं और सबा के बारे में एक बहस हमारे यहाँ चलती है, तो उन्होंने उसके ज़रिए, कहा जाता है, लाखों लोगों को मुसलमान कर दिया। कोई डर नहीं था हमें, तहजीबी तौर पर चलता रहा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने जो उनके सबसे मुमताज़ शागिर्द हमारे लिहाज से गिने जाएंगे, अमीर खुसरो को ये कहा कि हिंदी लोगों का मजाज बुत परस्ताना है, आशकाना अशार कहना, आरफाना कलाम नहीं कहना। जो पहले एक तसव्वुफ की शायरी थी, उन्होंने कहा कि भाई वो नहीं करना, मतलब आपको ये जो बुनियाद पड़ी, जिसको हम उर्दू गज़ल की बुनियाद कहते हैं या उर्दू शायरी की बुनियाद कहते हैं या उस तहजीब की बुनियाद करते हैं जिसे हिंद इस्लामी तहजीब कहा जाता है, उसकी बुनियाद रखी उन्होंने। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर हुआ कि जब राम और रहीम को एक कहने वाले पैदा हो गए, ऐसे लोग आ गए इसका फ़ायदा गलत उठाकर ये कहा कि राम और रहीम एक हैं, तो अल्लाह ने मुजद्दिद अल-अफ़सानी को भेजा।
उन्होंने कहा रुक जाओ बहुत हो गई, अब बेवकूफ़ी नहीं चलेगी। हमारा खुदा, हम जिसे हम रहीम भी कहते हैं, रहमान भी कहते हैं, वो और है और तुम्हारा भगवान और है। ये जो मजहब में गड़बड़ हो गई है, ये गलत बात है। इससे हम कहते हैं कि पाकिस्तान की तहरीक की एक नज़रियाती बुनियाद रखी गई। ये इस बात पे कहते हैं कि तुम अलग हम अलग, तुम्हारा कैलेंडर अलग हमारा कैलेंडर अलग, तुम्हारा हीरो अलग हमारे हीरो अलग, तुम्हारे विलन अलग हमारे विलन अलग। फिर पूरी तारीख का मुतालिया करते हैं। वहाँ से एक नया दौर शुरू होता है, जिसको आज पहुँचते पहुँचते फिर आखिर ये हुआ। मैं कहा करता हूँ कि कायद आज़म ने अपनी ज़िंदगी के 50 साल उसी कश्मकश में गुजारे जिसमें ये पूरी उम्मत इस्लामिया ने, हिंद कह लीजिए, ये सब कॉन्टिनेंट में 1000 साल गुजारे थे। भाई इनसे बना के रखो, इनकी इबादत गाहों की हिफाजत करो, इनका कल्चर से हमें कोई डर नहीं है, मौसीकी से कि हमें खा नहीं जाएंगे। इनके लोग जिस तरह ज़िंदगी बसर करते हैं योगियों की, उसमें भी घुसकर लोगों की खिदमत करो, मदद करो, आगे बढ़ाओ। और जब ये देखा कि रास्ता नहीं खुलता तो फिर कहा इनकी राहें अलग हमारी राहें अलग। और 23 सितंबर उसका एक फॉर्मल ऐलान था कि इनका सारा कुछ अलग हमारा सारा कुछ अलग, और उसी से गोया पाकिस्तान की बुनियाद पड़ी। वो जो करीबी तारीख है उसको मैं छोड़े जाता हूँ। ये बैकग्राउंड इस वक्त मेरे जहन में आ गई, मैंने सुना दी, आप देखें और ये सब क्या करते हैं। और ये सब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज सजाद मीर साहब ने जिस तरह से बात की, उन्होंने कहा कि ये जो पिछली बुनियादें थीं जिस तरह से पाकिस्तान वजूद में आया, आपसे मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन इसके ऊपर कुछ रोशनी डाल दीजिए ताकि आज आपके सुनने वाले और आज बिलखसूस ये नौजवान नस्ल इससे थोड़ा सा ये जान सके। देखिए, पाकिस्तान बनने से कुछ तकरीबन 100-200 साल पहले एक बहुत बड़ी इल्मी बहस यूनिवर्सिटियों में शुरू हो गई थी, और वो बहस बड़ी कमाल की है। और उसके अंदर हमारे जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जिन्हें आप माहिरीन सियासियात कहते हैं, सोशियोलॉजिस्ट माहिरीन समाजियात कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये सारे लोग जो थे, ये इस बात का फैसला करने लगे थे कि इस दुनिया में इंसानों के दरमियान तकसीम कैसे होती है और इंसान एक दूसरे से अलहदा कैसे होता है। तो उसमें एक बहुत बड़ा तस्वर उन्होंने कहा कि जो एक इलाका है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। ये ज़मीन बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इससे बड़ी मोहब्बत की जाती है, इसकी मोहब्बत के नगमे गाए जाते हैं, वतन हम में तेरी शम्मा के परवानों में। तो उन्होंने कहा ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन असल चीज़ है इंसान को तकसीम करने वाली, और जहाँ हम लकीर खींच दें उसके अंदर हिंदू रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, यहूदी रहे, चूँकि वो ज़मीन से मोहब्बत करता है और मोहब्बत का बीज उसके दिल में बोया हुआ है, इसलिए वो एक कौम है। लेकिन जब जितने भी बातें एक बना रहे थे, इसका एक अपना था, लेकिन तारीख जो है इस पूरे के पूरे तसव्वुर पे खते तनसीख फेरती है। जिस दिन ये धरती माता, जिस दिन ये माँ इंसानों को पीने का पानी नहीं देती और जानवरों के लिए घास नहीं उगाती, इंसान इस माँ पे लानत भेजते हैं कि भाई हम नहीं रहते इस सरजमीन पे, ये कोई जगह है, हमारे जानवर मर गए, पीने हमको पानी का नहीं मिल रहा। कोई इस ज़मीन के साथ जिसके हम गीत गाते हैं, ना कोई ताउन में रहा है, ना कोई बीमारी में रहा है, ना कोई इस हालत में रहा है कि कहत फैल जाए, यहाँ तक कि बेरोज़गारी में भी नहीं रहे, वहाँ चले जाते हैं, वापस आने का नहीं सोचते। तो इसका मतलब ये था कि ये एक ऐसा रिश्ता था कि जिस रिश्ते का खालिसतन ताल्लुक जो था वो मादियत के साथ था। जब तक ये गाय दूध देती है उस वक्त तक ये हमारी गाय है, वो गाय माता भी है। जिस दिन नहीं है वो नहीं है। जिस दिन ये नहीं, मैं गाय माता का मतलब ज़मीन की बात कर रहा हूँ, जिस दिन ये ज़मीन सब कुछ देती है। नस्ल के बारे में थ्योरीज आई, उसके बारे में, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पहली जंग अजीम के इर्द गिर्द आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान की दो कौमी नजरिया से 30-40 साल पहले एक और दो कौमी नजरिया पेश किया जा चुका था। हमारा दो कौमी नजरिया तो बाद में आया है। तो ये जंग अज़ीम अव्वल के दौरान जब इंसानों को उन्होंने नेशन स्टेट में तकसीम करना था तो इसी बुनियाद पे किया। कहा नहीं तुम मिस्र के रहने वाले हो, नील के वारिस हो, एहराम मिस्र तुम्हारे हैं, क्या चीज़ हो तुम, एक सदी यहाँ तुमको पे बादशाहत की गुजरी है, क्या हुआ बीच में हजरत मूसा आगे कुछ हो गया, असल में तो तुम फिरौन हो, तो तुम्हें अपना मुल्क देते, उन्हें मुल्क दे दिया। इराक वालों से कहा बाबल और नैनवा की सरजमीन तुम्हारी, हमुराबी के कवानीन तुम्हारे, क्या लोग हो तुम,
हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोनिया तुमने बनाए थे, तुम्हें दे देते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ले लो। सारे से आजम तुम्हारा था, आग सर्द नहीं होती थी ईरान के अंदर, तुम ईरानी सिविलाइजेशन पता नहीं कहाँ की, तुम्हें तुम्हारा। तो उन्होंने इस हिसाब से बाउंड्री, यहाँ तक के बेल्जियम और फ्रांस के दरमियान जब बेल्जियम ने अलहदा होने चाहा तो उसने कहा हम उन फीफडम में से शामिल नहीं हैं कि जो फीफडम तुम्हारे साथ तो हमारी अलहदा थी, इसलिए हमारा किंग भी अलहदा है, हमें भी अलहदा कर दो। यहाँ तक कि लक्समबर्ग का एक छोटा सा इलाका टुकड़ा है जो लाहौर से 1/4 है, उसको भी अलहदा करके एक बाउंड्रीज खींच दी गई। उस दौरान एक थ्योरी पेश की थी, दो लोग थे, एक का नाम सावरकर और एक का नाम था गोलवाकर। ये दोनों मुतस्सब तरीन हिंदू राइटर्स हैं जिन्होंने राष्ट्रीय सेवक संघ की नागपुर में बुनियाद रखी थी। और राष्ट्रीय सेवक संघ ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था और उन्होंने कहा था कि दुनिया पूरी में बेशक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस हों, दुनिया पूरी को बेशक आप तकसीम करें इस बुनियाद पर कि जहां लोग रहते थे इसलिए ये उनका वतन है, हम नहीं मानते इस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को। हमारा जो मनुस्मृति का कानून है वो कहता यह है कि हिमालय से लेकर बहरे हिंद तक एक खित्ता है जो मुकद्दस देवताओं का खित्ता है, जहां शिव आया था, जहां ब्रह्मा आया था, जहां विष्णु आया था, जहां उनके आगे बहुत सारी देवी देवताएं। ये पवित्र सरजमीन जो है ये सिर्फ और सिर्फ या तो हिंदुओं के लिए है या फिर उन लोगों के लिए, उन जातों के लिए जो यहां पर आबाद थे। जो मिर्जा ने बात की ना, कायदान का फिक्रा यहीं से शुरू होता है। वो लोग जो राजपूत हैं या फलां, हालांकि वो सारे वो भी एरियन से बाहर से आए थे, लेकिन जो लोग इस हिंदुस्तान में उस वक्त मौजूद थे जब यहाँ पर देवता उतरे थे, हिमालय से उतरे थे, आके उन्होंने यहाँ पर इस सरजमीन को आबाद किया था, यहाँ पर किसी और को नेशनैलिटी नहीं दी जा सकती। Nobody could be national of the Indian continent except a Hindu। और उसको हम नेशनैलिटी देने के अलावा जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, अगर उन्होंने मजहब तब्दील कर लिया है तो जब तक वो घर वापस नहीं आते, वापस हिंदू नहीं हो जाते, वो यहाँ के नेशनल नहीं हो सकते। और वो लोग जो कि बाहर से आए हैं, खा वो हाशमी हैं, खा वो सैयद हैं, खा वो पश्तून हैं, खा वो मुगल हैं, वो अगर हिंदू हो भी जाएं तो इस सरजमीन के नेशनल नहीं है। ये वो ड्राफ्ट था जिसके ऊपर उन्होंने पूरी की पूरी अपनी तहजीबी अपनी राष्ट्रीय सेवक संघ की बुनियाद रखी। इस दौरान, इस तकसीम के दौरान एक नारा जो था ये आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों में लगना। 1925 में उनकी आई है, 1930 में अल्लामा इकबाल ने कहा है, और उसी दौरान कायद-ए-आज़म का फिक्रा था द हिंदूज आर इनकोरेजिबल, हिंदू जो है ये दुरुस्त नहीं हो सकते, ठीक नहीं हो सकते। तो उस दौरान अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हम जो एक इलाके के अंदर कंटिग्यूअसली रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, उनका एक मुल्क बना दिया जाए ताकि वहाँ मुसलमान रहें। अमूमन एक बड़ी गलतफहमी फैलाई जाती है कि ये पाकिस्तान जो है ये सिंधियों ने, पंजाबियों ने, पठानों ने, बलोचों ने, बंगालियों ने मिलकर बनाया था। इससे बड़ी गलतफहमी नहीं हो सकती। ये मुल्क उस वक्त बना था जब मैंने पंजाबी होने से इनकार किया था। मैंने कहा था मैं पंजाबी नहीं हूँ। ये जो 2 करोड़ पंजाबी वहाँ रहते हैं ना, जो मेरी तरह साग खाते हैं, जो मेरी तरह भंगड़ा डालते हैं, जो मेरी तरह हीर गाते हैं, जिनका दादा भी एक था, जो जाट भी हैं, जो चीमे भी हैं, जो चट्ठे भी हैं, मेरा भाई नहीं है, वो पंजाबी हैं। मैं अलहदा हूँ। क्यों अलहदा हूँ? क्योंकि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूँ। इसी तरह उन्होंने कहा, सिंधियों ने कहा कि ये जो 48-49 लाख सिंधी रहते हैं और वो लोग के अजरक भी पहनते हैं, उनके यहाँ मुलाखड़ा भी वैसे ही होता है, उनके दादा पर दादा भी एक थे, वो भी उन्नड़ हैं, हम भी उन्नड़ हैं, ठीक, वो भी जरदारी हैं, हम भी जरदारी हैं, मेरा भाई नहीं है क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता। पश्तूनों की तो इतनी बड़ी आबादी थी कि उन्होंने कहा नहीं, हम इसलिए इस मुल्क के साथ जाना चाहते हैं कि वो पश्तून टेरिटोरियली अपने आप को पश्तून कहते हैं, मुस्लिम के तौर पे मुसलमान पठान नहीं कहते अपने आप को। वो ज़ाहिर शाह को तो कहते हैं कि हम, तो उन्होंने सिर्फ इसी तरह बलोचों की 40 लाख की आबादी जो है, 45 लाख बल्कि, वो ईरान में थी, और वो उन्होंने कहा नहीं, हम इस मुल्क के अंदर आएंगे। तो ये बुनियादी तौर पर एक ऐसी तकसीम थी जो तकसीम आज तक सबसे वैलिड तकसीम है। ये मैं बड़ा दावे की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान अकेले में वैलिड तकसीम नहीं है। ये जो तुर्की है, ये बुनियादी तौर पर पूरे मसीही यूरोप का हेडक्वार्टर होता था। आखिरी जो बाज़ंतीनियन एम्पायर बनी है, ये कॉन्स्टेंटिनोपल
جس کو ہم استنبول کہتے ہیں، جو اصل میں قسطنطنیہ تھا، اس کی تھی. وہاں سے اس کو تباہ و برباد کر ختم ہوا. جب سلطان محمد فاتح آیا، تمام تر جتنے بھی ہیلن آف ٹرائے کی کہانیاں ہیں وہ ساری کی ساری ترکی سے نکلی ہیں. ٹھیک پومپیائی کا جو علاقہ ہے وہ بھی یہیں پر ہے. اس سب کے باوجود ترکی نے 120 سال لگائے اس یورپ کے رنگ میں رنگنے کے لیے کہ ہم ویسا ہو جائیں. ہم بالکل کلین شیپ بھی کرتے ہیں، ہم وہ پورنوگرافک فلموں کی شوٹنگ بھی یہاں کرتے ہیں، ہم نیوڈ بیچز بھی بناتے ہیں، تمہاری تمام تر تہذیب میں رنگ جاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں. جب یورپین یونین کی بات آئی تو انہوں نے کہا وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اے مسلم کنٹری رائٹ ان دا ہارٹ آف دا یورپ. ان کو جاؤ کلمہ پڑھتے ہو، تمہارے ہمارے میں اتنا بڑا واگا بارڈر ہے، وہ ہے باسفورس. تو بنیادی طور پر اسی طور میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں. تو 23 مارچ کو اصل بنیادی مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ہم نے وہ تمام تر تقسیموں کو خط تنسیق پھیرا تھا جو 199 ملکوں کی بنیاد بنی ہے. ہم نے کہا نہیں، ہماری تقسیم مختلف ہے، ہم علیحدہ. اور آپ اندازہ کریں کہ اس تقسیم کی بنیاد پر 10 لاکھ لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کی قبریں چھوڑی تھیں. ان 10 لاکھ لوگوں نے اپنے بھسے بستے گھر چھوڑے تھے، وہ بچپن کی گلیاں چھوڑی تھی جہاں وہ کھیلتے تھے، جہاں سے یاد کر کے آنسو بہاتے تھے. اگر وطن زمین کے ساتھ تعلق رکھتا ہوتا تو یہ لوگ کبھی ہجرت نہ کرتے. تو بنیادی طور پر وہ نظریہ جو آج سب سے ویلڈ شامل ہو رہا ہے. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان بن گیا تھا، اس کے بعد بنگلہ دیش، تو کہاں گیا تمہارا دو قومی نظریہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس دن وہ بنگالیوں نے اپنا ملک علیحدہ کیا تو وہ کہتے تھے ہم ایک بنگلہ بھاشا ہماری ہے، ہم ایک میگا چھاتی ہے، ہماری ایک کلچر ہے، ہمارا زبان ہے. ملک بنانے کی بات آئی تو انہوں نے کہا خبردار، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، بنگالی قوم مت کہنا، بنگلہ دیشی کہنا، جاؤ تمہارا ملک علیحدہ ہے. اگر ایک نظریہ ہوتا تو ایک کلکتہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہوتا. تو آج کا دن بنیادی طور پر انسانی جدید تاریخ کی سب سے مختلف تقسیم کا دن تھا جس کا اعلان ہوا تھا. آپ نے اوریہ مقبول جان صاحب کی اور سجاد میر صاحب کی گفتگو سنی. فی الحال سے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.